व्याख्याता ओरेकल पब्लिक स्कूल धमतरी। मैंने इससे पूर्व रीतिकाल का वर्गीकरण आप लोगों को समझाया था। अभी ये इस रीतिकाल का दूसरा खंड का वीडियो है जो अपलोड किया जा रहा है। इसमें मैं आप लोगों के समक्ष रीतिकाल की विशेषताएं बतलाऊंगा। रीतिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इससे पूर्व मैंने बताया है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को कि संवत 1700 से 1900 तक रीतिकाल का काल रहा। 1643 से 1843 ईस्वी तक यानी लगभग 200 वर्षों की अवधि रीतिकाल के लिए। रीतिकाल बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा। साहित्य के योगदान में बहुत सारे साहित्य रचे गए। घनानंद, आलम, बोधा, केशव, सेनापति, ये सारे महत्वपूर्ण कवि हुए जिन्होंने रीतिकाल में बहुत ज्यादा योगदान दिया और हिंदी साहित्य को बलिष्ठ किया। तो रीतिकाल की विशेषताओं पे हम महत्वपूर्ण 7 बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। आप लोगों के समक्ष 7 बिंदु लिखे हुए ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे हैं। पहला जो पॉइंट्स है, पहली जो बिंदु है लौकिक श्रृंगारिकता। तो लौकिक श्रृंगारिकता में बतलाया गया है सौंदर्य वर्णन। सौंदर्य वर्णन यानी नख सीख वर्णन। नख सीख वर्णन का मतलब है सर से लेकर पांव तक का वर्णन। सर से लेकर पांव तक का वर्णन किया गया। इसमें केवल नायिका के सौंदर्य को प्रमुखता से दर्शाया गया। नायिका के सौंदर्य को ही दर्शाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा, जिसके कारण काव्य प्रभावी नहीं बन पाया। काव्य का उतना ज्यादा प्रभाव लोगों पर, जनता पर नहीं पड़ा। इसलिए इसका प्रथम जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा लौकिक श्रृंगारिकता, यानी जो ऊपरी सौंदर्य है उसको, नायिका के ऊपरी सौंदर्य को, उसके चेहरे को कवियों के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। नायिका भेद में देखिए, नायिका भेद ऐसा वर्णन किया गया नायिकाओं का कि अत्यधिक कामुक और उत्तेजक रहा। इतना कामुक और उत्तेजक रहा कि उसमें अश्लीलता की सीमाएं भी कभी लांघ गए। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कविता सलीलता की श्रेणी को पार करके अश्लीलता की श्रेणी में आ गई। बहुत से कवियों ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए कि तो जिससे नारी का जो आदरात्मक रूप है, जो हम आदर देते हैं नारी को, माता और पुत्री के रूप में, बहन के रूप में मानते हैं, वो रूप ना रहकर नारी केवल एक भोग्या के रूप में चित्रित किया गया। इस प्रकार नायिका भेद में केवल नायिका के सौंदर्य का वर्णन बतलाया गया। उसके सौंदर्यता को बाह्य रूप से वर्णित किया गया, ना कि उसको आंतरिक रूप से दर्शाया गया, जिसके कारण कविता का प्रभाव कम रहा। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। लक्षण ग्रंथों के निर्माण में देखिए कवि ने काव्य तथ्यों को प्रधानता न देकर अपने लक्ष्य को प्रधानता दी। बहुत सारे कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की जिसमें स्वरचित उदाहरण उन्होंने दिए, अपनी आत्माभिव्यक्ति दर्शाई, अपने अनुभव को दर्शाया। जिसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कवियों के नाम हैं जिन्होंने स्वरचित उदाहरण दिए। भूषण, देव, बिहारी, इन्होंने अपने आत्माभिव्यक्ति या अनुभवजन्य अभिव्यक्ति को अपनी कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया उदाहरण के द्वारा। अलंकारिकता। इस काल में आप देखते हैं कि अलंकारिकता प्रिय रही। विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया। हर कवि अपने काव्य में अलग अलग अलंकारों का प्रयोग कर रहे थे। अलंकार प्रिय कवि थे। अपनी कविताओं को उन्होंने अलंकार से खूब सजाया। तो अलंकार प्रियता इस काव्य की बड़ी भूमिका निभाई। यहां पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है भूषण कवि के संबंध में। भूषण बिना न सोई कविता बनिता मित, यानी भूषण कवि यहाँ पर कह रहे हैं, इंगित किया गया है उनके कविता के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से उन्होंने इंगित किया है कि अलंकार के बिना या छंद के बिना कविता की रचना नहीं की जा सकती। ब्रज भाषा 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है। ब्रज भाषा सहज और सरल रहा। सहज और सरल भाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में देखिए न केवल हिंदू कवियों ने, मुस्लिम कवियों ने भी ब्रज भाषा को स्वीकार किया। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है
कि मुस्लिम कवियों ने भी ब्रज भाषा को अपने काव्य में स्वीकार किया और काव्य रचनाएं की, जिसमें आलम, गोधा ये सारे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को अपनी रचना की भाषा बनाई। मुक्तक क्या है? मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया। 6वां महत्वपूर्ण बिंदु है मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया, अर्थात लक्षण तत्वों या काव्य तत्वों का प्रयोग ना कर स्वतंत्र शैली अपनाकर कविता की रचना किया जाना, ये मुक्तक काव्य है। जो प्रबंध के तत्वों से हटकर, रस छंद अलंकार के नियमों से हटकर, व्याकरण के नियमों से हटकर अपनी शैली अपनाकर, सहज सरल शैली अपनाकर कविता को प्रस्तुत करना, ये आपके मुक्तक शैली में आता है। तो इस काल की प्रमुख विशेषता रही रीति काल की। बहुत सारे कवि जो रीति मुक्त कवि थे, उन्होंने अपनी कविताओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया, मुक्तक छंद का प्रयोग किया। वीर रस का प्रवाह, जो वीर रस का प्रवाह शुरू के कालों में देखने को मिल रहा था। वीर गाथा काल में वीर रस का बहुत अधिक प्रवाह हुआ, श्रृंगार रस का प्रवाह हुआ, किंतु भक्ति काल में वीर रस का जो प्रवाह हो रहा था वो भक्ति काल में, भक्ति में जो शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, इन सब रसों के बखान से और इन सब रसों के प्रयोग के कारण जो क्या बोलना चाहिए, वीर रस का जो प्रवाह है वो निरंतर चल रहा था, वो रुक गया। किंतु रीतिकाल के कवियों ने फिर से वीर रस का प्रवाह किया। भूषण जो कवि है रीतिकाल में, भूषण कवि हुए। कहा जाता है कि भूषण कवि की कविता से प्रसन्न होकर शिवाजी ने उनको बहुत सारे रुपए दिए और बहुत सारे गांव उनको दान में दे दिए। उन्होंने कविता रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखी थी, उसके लिए वो प्रसिद्ध हुए। यहाँ कहा जाता है कि रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की कविताएं लिखी, तो वीर रस में ऐतिहासिक चरित्रों को चुना गया, ऐसे चरित्रों को चुना गया जो ऐतिहासिक पात्र हो, और विशेष रूप से उन पात्रों को चुना गया जिसमें हिंदू धर्म की रक्षा का भार है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, रीतिकाल की विशेषताएं समझ में आई होंगी, और आप लोगों से आग्रह कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।